गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं अपन। पिछली क्लास में बच्चों आपको हमने पेशी गोई जो है उसके ऊपर 2 क्लास हमारी हो चुकी है। तो पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में मैंने कुछ नियम बताए थे। तो कहाँ करके बच्चों अपनी बात ठहरी थी वो आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस लिखना बच्चों आप, जैसे मैंने आपको कहा कि राम राइट्स ए लेटर। ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस तो ये हो गया। अब दूसरा देखना आप, सोफिया goes to Sophia goes to मैनचेस्टर। ठीक है, सोफिया कहां जाती है? मैनचेस्टर जाती है। दिल्ली वगैरह भी लगा सकते हो, आइए आप चाहो। और आइए देखो बच्चों, माजा turned down my proposal। इन तीनों सेंटेंसेस को बच्चों गौर से देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपको मैं इसमें समझाऊंगा। पहला सेंटेंस बच्चों आप देख रहे हो, राम राइट से लेटर। राम एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस का पेशी वॉइस बनाना संभव है। दिस सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू इट्स पेशी वॉइस। दूसरा देखो, सोफिया गोज टू मैनचेस्टर, माने सोफिया मैनचेस्टर जाती है। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पेशी वॉइस। इस वाक्य को पेशी वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। तीसरा बच्चों, माजा टर्न डाउन माई प्रपोजल, यानी माजा बच्चों कोई लड़की का नाम है। एंड शी टर्न डाउन माने उसने ठुकरा दिया है किसको? माई प्रपोजल माने मेरे प्रस्ताव को। मैंने कोई प्रस्ताव रखा था उसके पास और उसने क्या किया? मेरे प्रस्ताव को क्या कर दिया है? ठुकरा दिया है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस का पेशी वही बन सकता है, इसका भी बन सकता है, इसका नहीं बन सकता है। तो वजह क्या है? कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पेशी वही बनाया जा सकता है और कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पेशी वही नहीं बनाया जा सकता है? तो अब बताइए आप क्या करोगे? क्या आंसर है आपके पास? इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का क्लेरिफिकेशन माने स्पष्टीकरण क्या है? तो देखो बच्चों, पहली बात अच्छे से ये जान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जिस सेंटेंस में वर्ब, क्या बोला आपने, के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का पीवी आराम से बनेगा। और जिस सेंटेंस में उसके साथ, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो इस प्रकार की वर्ब को बच्चों आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। स माने सहित होता है, जैसे परिवार यानी क्या होता है? परिवार सहित। चूंकि सहपरिवार यानी परिवार शहीद होता है तो सहकर्मक का मतलब सहकर्म, वो कहते हमने जबरदस्ती जोड़ दिया, उसको छोड़ो आप। सहकर्म माने कर्म सहित। ठीक है, तो सहकर्म क्रिया या सहकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म सहित होती है, अर्थात जिसके साथ में कर्म दिया हुआ होता है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कौन से में नहीं है? तो जरा बच्चों आप आइडेंटिफाई करो। पहला सेंटेंस है, गौर से देखेंगे आप तो क्या पाएंगे? ये बच्चों सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि इसका प्रयोग वर्ब के पहले हुआ है। क्लियर है? और ये बच्चों वर्ब है, जानते हो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। और ये बच्चों ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका प्रयोग कहां हुआ है? वर्ब के ठीक बाद हुआ है। बहुत अच्छे। दूसरा सेंटेंस, ये बच्चों गोज वर्ब के ठीक पहले आया है तो सोफिया सब्जेक्ट है। और बच्चों इस गोज वर्ब के ठीक बाद में मैनचेस्टर नहीं आया। मैनचेस्टर तो टू प्रीपोजिशन के बाद आया है। किसके बाद आया है?
टू प्रीपोजिशन के बाद आया है तो बताओ मैनचेस्टर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो बच्चों मैनचेस्टर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, मैनचेस्टर भी ऑब्जेक्ट है। फिर इसका पेशीगोज क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि बच्चों मैनचेस्टर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ध्यान दो, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ए लेटर, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट टू वर्ब। क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट टू वर्ब। इसे कहा जाएगा बच्चों वी टी ओ, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। और ये बच्चों जो मैनचेस्टर है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये टू प्रीपोजिशन का है। तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, जरा बताना? इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। आ गया समझ में? जिस वाक्य बच्चों ऑब्जेक्ट तो दोनों में है, राम राइट्स ए लेटर, इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है। सोफिया गोज टू मैनचेस्टर, इसमें मैनचेस्टर ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों एक तो क्या है? एक तो बच्चों वीटीओ है और एक क्या है? एक तो बच्चों ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो बच्चों उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट टू वर्ब को ऐसे लिखना चाहिए था ओटीपी की जगह ओटीवी। क्या करना चाहिए था? ओटीवी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है। आ गया समझ में? ओटीपी माने ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, वन टाइम पासवर्ड नहीं है। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड भी होता है, लेकिन यहां आपको इसका मतलब समझना चाहिए ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब बच्चों क्या निष्कर्ष निकला? जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन होता है उस वाक्य का पेशीगोज नहीं बन सकता, क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रीपोजिशन का, वर्ब का तो है ही नहीं। क्योंकि वर्ब का नहीं है इसलिए वर्ब कैसी मानी जाएंगी? इंट्रांजिटिव मानी जाएंगी। ठीक है बच्चों, कैसी मानी जाएंगी? वर्ब को माना जाएगा इंट्रांजिटिव, यानी जिस वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो बच्चों इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसलिए बच्चों इस सेंटेंस की जो गोज वर्ब है ये क्या मानी जाएगी? ये इंट्रांजिटिव मानी जाएगी। तो बताओ इसका पेशीगोज बनेगा कि नहीं बनेगा? आप समझ गए, इसका पेशीगोज नहीं बनेगा। अब बच्चों एक बात और है, माजा टर्न डाउन माई प्रपोजल, इसमें बच्चों आप कंफ्यूज हो गए। देखो माजा कौन है? ये बच्चों टर्न डाउन वर्ब के पहले आ रहा है, तो बताओ ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब बच्चों टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड, अब आपको साहब ये प्रीपोजिशन आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? ये ऑब्जेक्ट है बच्चों और ये डाउन का नहीं है, ये बच्चों वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहां आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि माना कि यहां पर डाउन का प्रयोग हुआ है, माना कि इसमें बीच में क्या आ गया है बच्चों? प्रीपोजिशन आ गया है। लेकिन बच्चों बीच में प्रीपोजिशन आ गया है तो मुझे समझाना आपको यह है कि यहां पर बच्चों ये दोनों मिलाकर के एक वर्ब मानी जाएगी। इस प्रकार की जो वर्ब होती है ना, जिसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इस प्रकार की वर्ब को बच्चों आप क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो बच्चों जो फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन दिया हुआ होता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बट दैट प्रीपोजिशन इज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ द वर्ब इटसेल्फ। परंतु वह जो प्रीपोजिशन होता है वह बच्चों क्रिया का ही अभिन्न अंग होता है। इसलिए इस वाक्य में बच्चों आप ये वाली बात मत समझना क्या कि साहब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए इसका पेशीगोज नहीं बन सकता। बच्चों एक्चुअली बात यह है कि ये प्रीपोजिशन स्वतंत्र है ही नहीं। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होती है बच्चों उनमें क्या प्रीपोजिशन जुड़ के आता है। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चों आपको दूसरा उदाहरण दिया हमने कि आप इस बात को जानते हैं कि जैसे आपको कहा गया कि द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, तो लुक इनटू का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों लुक इनटू दोनों अलग अलग नहीं है। लुक यानी देखना, इनटू का मतलब अंदर, और दोनों का मिला के अर्थ क्या निकलता है? छानबीन करना। ऐसे में आप इनटू को वर्ब से अलग नहीं मान सकते, बल्कि उसको वर्ब का पार्ट माना जाता है। तो सारांश बच्चों क्या निकला? सारांश अगर आपने उतार लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतार दो जारी रखो और बात को समझो। हमारा सारांश बच्चों ये निकला कि वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है, और बच्चों वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ रहा तो वो वर्ब कैसी मानी जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब मानी जाएगी, उसका पेशीगोज आराम से बनेगा। लेकिन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता और बीच में क्या आ जाता है? प्रीपोजिशन आ जाता है,
तो ऐसे में बच्चों वो वर्ब कौन सी बन जाती है? ऐसे में वो वर्ब जनरली इंट्रांजिटिव बन जाती है फ्रेजल वर्ब्स को छोड़कर। यदि वो फ्रेजल वर्ब नहीं है और उसके तथा ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, यदि वह एक फ्रेजल वर्ब नहीं है तथा उसके तथा ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों आपको निश्चित मान लेना चाहिए कि वह वर्ब कैसी है। तब आपको ये निश्चित मान लेना चाहिए कि वह वर्ब एक ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब है, और चूंकि वर्ब इंट्रांजिटिव है इसलिए दैट सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, इसलिए उस वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। आ गई बात समझ में? अब जरा मैं आपको बातें समझाता हूं, और भी उदाहरण दूंगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। राम राइट्स ए लेटर, तो बच्चों आप सबसे पहले लेटर को आइए लाओ, जैसा कि आप अक्सर कई सेंटेंस कई बार कराया है। ए लेटर आगे आ गया, अब इज मार लगाओ, तो बच्चों एम तो आ नहीं सकता है, आर आ नहीं सकता, तो लेटर इज थर्ड फॉर्म लगाओ। राइट रॉट रिटर्न, तो क्या करोगे? लेटर इज रिटर्न बाई बाहर से लाओ, और बच्चों राम को उठा करके यानी सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह भेज दो। अब ये सब्जेक्ट नहीं है, नाउ दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या बन गया है? नाउ इट इज टर्न्ड, और नाउ इट इज चेंज्ड इनटू एजेंट फॉर्म। अब बच्चों एजेंट फॉर्म में बदल गया है। दूसरा, सोफिया गोज टू मैनचेस्टर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इस वाक्य में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कहोगे सर है, बिल्कुल है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी बच्चों यहां पर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यदि प्रीपोजिशन आ जाता है और यदि वह वर्ब फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो आप ये मान लो कि इसके ठीक बाद में जो शब्द आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, कम से कम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब किसी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो बताओ वर्ब किसी है? इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। इसका बनाओ बच्चों, माजा टर्न डाउन माय रिक्वेस्ट। तो यहां पर बच्चों एक बात है, आप लोगों ने अक्सर ये पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आपने अनुभव किया होगा, क्या डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है? क्या डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है इन जनरल नॉट। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर एक साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आपको भी सर कई बार होता भी है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू। तो बच्चों ऐसे प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, उनमें दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता जरूर है, लेकिन ऐसे प्रीपोजिशंस को आप बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब आप ये कहोगे सर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है, क्यों जी? आपने तो ये बता दिया कि इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये था ही नहीं। हमारा सवाल तो ये था कि इसमें दो प्रीपोजिशन या तीन प्रीपोजिशन एक साथ आ रहे हैं। तो बच्चों मैं उसमें भी आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि ऐसे प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें दो या तीन प्रीपोजिशन का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, बल्कि उन तीनों या दोनों का मिलाकर के इडियोमेटिक मीनिंग होता है। इसलिए उस पूरे शब्द को एक सिंगल यूनिट माना जाता है। इसलिए उस पूरे शब्द को एक सिंगल यूनिट माना जाता है, इसलिए उसको आप अलग अलग प्रीपोजिशन की कैटेगरी में नहीं गिन सकते। अब बच्चों प्रश्न ये है, कैन टू प्रीपोजिशंस यूज्ड एट ए टाइम इन ए सेंटेंस? क्या एक वाक्य में दो प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जा सकता है? तो बच्चों इसका जवाब है इन जनरल नॉट। यानी आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है। जैसे आप किसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हो, और उस वाक्य में बच्चों आपको जो वर्ब दी गई है वो वर्ब कौन सी है? वो वर्ब भी कैसी है? फ्रेजल वर्ब है। एक तो ये आपको बताया, दूसरा देखना, एक सेंटेंस से समझाता हूं। द डॉक्टर, कोई समस्या? ये बच्चों द डॉक्टर, फिर लिखा हमने ऑपरेटेड, द डॉक्टर ऑपरेटेड, फिर लिखा हमने अपॉन द पेशेंट। अब बच्चों इसका मीनिंग बताओ, यानी डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट को ऑपरेट किया या ऑपरेशन किया? ध्यान दो बच्चों, एक शब्द होता है ऑपरेट। कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन मरीज को कभी ऑपरेट नहीं किया जाता है। ध्यान दो बच्चों, ए पेशेंट इज नेवर ऑपरेटेड। ए कंप्यूटर और ए मशीन कैन बी ऑपरेटेड, ए लैपटॉप कैन बी ऑपरेटेड, बट ए पेशेंट कैन नेवर बी ऑपरेटेड। ए पेशेंट इज ऑलवेज ऑपरेटेड अपॉन। बात समझ में आ गई है? मरीज का संचालन नहीं किया जाता, मरीज की शल्य चिकित्सा की जाती है। तो बच्चों ऑपरेट का मीनिंग संचालन करना होता है, और जब आप इसमें अपॉन जोड़ देते हो तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसका मीनिंग क्या बन जाता है? इसका मीनिंग बच्चों बन जाता है शल्य चिकित्सा करना। अब बच्चों प्रश्न ये, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये इसमें सब्जेक्ट है। ओके, अब बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों को मिलाकर के बच्चों ये वर्ब मानी जाएगी, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे। एक बात और है, जब आप किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हो
और बच्चों यदि वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन अटैच है तो ये बात हमेशा आपको याद रहे कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म बनेगी लेकिन प्रीपोजिशन की तो थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। अब आप क्या करते हो कि वर्ब का प्रयोग कर देते हो और प्रीपोजिशन को वाक्य के लास्ट में लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है, ध्यान दो बच्चों, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए पेशिव वॉइस में भी ये इसके साथ उसी रूप में जाएगा और ये इसके ठीक बाद में प्रयुक्त होगा। यानी बच्चों जिस स्थान पर इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो रहा है पेशिव वॉइस में भी इसका प्रयोग उसी स्थान पर होगा। पेशिव वॉइस बनाते समय वर्ब के साथ में अटैच प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब के साथ में अटैच प्रीपोजिशन को छोड़ नहीं देना चाहिए बल्कि उसको मेंशन करना चाहिए। कैसे? जैसे आपने लिखा द पेशेंट, पेशिव वॉइस बना रहे हैं, जरा देखना, द पेशेंट, अब इज एम आर लगा दो तो ये लगा दिया आपने इज। अब आप क्या करते हो? ऑपरेटेड, ध्यान देना, द पेशेंट इज ऑपरेटेड, फिर लगाते हो बाई द डॉक्टर। बताओ गलती कहां की आपने बच्चों? आपने गलती ये की कि ऑपरेटेड के साथ में अपॉन भी आना चाहिए। अब आप कहोगे सर एक नहीं दो प्रीपोजिशन हो गए तो हो गए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बच्चों मैंने आपको ये बोला कि दो प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ नहीं होता है इन जनरल, लेकिन आप किसी ऐसे सेंटेंस का पेशिव वॉइस बनाते हैं जिसमें वर्ब के साथ में ऑलरेडी प्रीपोजिशन दिया गया है, मेरा मतलब उस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो जब आप उस वाक्य का पेशिव वॉइस बनाएंगे तो बच्चों वो जो प्रीपोजिशन है वो तो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और पेशिव वॉइस में जाते वो बाई के साथ में अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा। तो बच्चों लेकिन आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं करना आपको कि आप अपॉन को छोड़ रहे हो, अपॉन इसके साथ रहेगा। उसी तरीके इसका देखना एक बार, माई प्रपोजल, अब ये बच्चों से अगर ये पास्ट सिंपल में है ना तो इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो माई प्रपोजल वाज, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ टर्न्ड डाउन, साथ का साथ रहेगा, ठीक है। माई प्रपोजल वाज टर्न्ड डाउन बाई माजा, यानी माजा के द्वारा मेरे प्रस्ताव को क्या कर दिया गया बच्चों? ठुकरा दिया गया, मेरे प्रस्ताव को माजा के द्वारा ठुकरा दिया गया। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। उतार लो इन चीजों को, समझ में आने वाली बातें हैं, आपको बहुत साफ साफ समझ में आ रही होगी। इस सेंटेंस पे विचार हो चुका है, इस पे हो चुका है, इस पे हो चुका है और लास्ट में इस पे हो गया। दूसरा उदाहरण बच्चों मैंने आपको दिया था, बोल के बताता हूं, जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो आप क्या करोगे? द मैटर, अच्छा वो इज लुकिंग इनटू आ गया कंटिन्यूस वाला, तो कंटिन्यूस का भी समझाया नहीं, समझा दूंगा, वैसे तो बता ही दिया आपको, उसमें इज बीइंग आता है तो लगा दो एक बार, द पेशेंट इज सॉरी द मैटर इज बीइंग, अब लुक का कर दो लुक्ड, इनटू साथ रहेगा, द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द पुलिस, गलत, शुद्ध क्या होगा? द मैटर इज बीइंग लुक्ड, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, यानी इनटू को भी आपको छोड़ना नहीं है बल्कि उसको भी यथा स्थान मेंशन करना है। क्लियर हो गई ये बात? तो बच्चों आप समझ गए क्या होता? पहली बात तो आपने क्या जाना? केवल उन्हीं वाक्यों का पेशिव वॉइस बनता है जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, ओनली दो सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड इनटू पेशिव वॉइस, केवल उन्हीं वाक्यों को पेशिव वॉइस में बदला जा सकता है जिनकी क्रिया कैसी होती है? जिनकी क्रिया सकर्मक माने जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, केवल उन्हीं वाक्यों का पेशिव वॉइस बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो आपको बताया गया है कि जैसे बच्चों ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ठीक है, और ये है बच्चों जरा देखना वाट, माने क्या,
और होम माने किसे। जो आगे बात समझे, वह वर्ब बच्चों जो वाट या हुम का जवाब देती है वह ट्रांजिटिव होती है, जो नहीं देती है वो इंट्रांजिटिव होती है। वह वर्ब जो वाट या हुम का जवाब देती है, वाट यानी सब जानते हो क्या होता है, वाट यानी, वाट माने क्या, कहते हो ना बच्चों दिस यानी है, तो वाट यानी क्या, और हुम माने क्या होता है जरा बताना, हुम माने किसे होता है। क्लियर हो गया है। तो जो वर्ब वाट या हुम का माने क्या या किसे का जवाब देती है वह हिंदी में सकर्मक और अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एक बात तो ये दिमाग में बैठा लें आप। दूसरी बात बच्चों आप ये भी जाने, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ब एक समय में वाट का भी जवाब दे दे और हुम का भी जवाब दे दे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक वर्ब एक समय में वाट तथा हुम दोनों का जवाब दे दे? तो बच्चों इसका जवाब क्या है जरा ध्यान देना। पहला सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश। बताओ बच्चों ये किसका जवाब दे रही है? आई टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। प्रश्न यह है कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो ये वाट का जवाब दे रही है। किसका जवाब दे रही है बच्चों? ये वाट का जवाब दे रही है। दूसरा सेंटेंस जरा देखना, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं, ये भी जवाब दे रही है। ये किसको पढ़ाता हूं मैं तुमको पढ़ाता हूं, ये इसका जवाब दे रही है। बोलो समझ में आया क्या? अब एक बात और सुनो, तीसरा सेंटेंस, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये किसका जवाब दे रही है बच्चों? ये वाट का भी दे रही है और ये हुम का भी दे रही है, ये दोनों का जवाब दे रही है। तो बच्चों ध्यान दो, एक शब्द होता है अंग्रेजी में मोनो। क्या शब्द होता है? मोनो। इस मोनो का मतलब बच्चों हमेशा होता है एक। किसी भी शब्द की आगे लग जाए तो आप इसका मतलब एक ही लगाया करो, जैसे मोनोपोली, एक प्लस अधिकार बराबर एकाधिकार। उसी तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय एक प्लस आलाप बराबर मोनोलॉग माने एक आलाप, एक प्लस आलाप बराबर एक आलाप हो गया, तो आप उसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आप इस बात को समझें कि मोनो एक्टिंग होती है, एकाभिनय होता है उसमें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी शब्द में अंग्रेजी में मोनो का प्रयोग हुआ है तो उसका हिंदी अनुवाद करते समय आपको क्या निकालना चाहिए? उसका मीनिंग एक से निकालना चाहिए। क्लियर है? अब बच्चों मोनो शब्द का मतलब ये हुआ कि बताओ ये जो वर्ब है ना, इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो बच्चों ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ एक ही ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए ये वर्ब बच्चों कैसी कहलाएगी? ये जो वर्ब है ना ये कहलाएगी मोनो। क्या कहलाएगी? ये आ गया मोनो ट्रांजिटिव। इसको बच्चों मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वह वर्ब जिसके बाद में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो बच्चों जब एक ही ऑब्जेक्ट दिया जाए तो ऐसी वर्ब हमेशा क्या कहलाती है? तो बच्चों ऐसी वर्ब जो होती है वह हमेशा क्या कहलाती है जरा बताना? ऐसी वर्ब हमेशा मोनो ट्रांजिटिव कहलाती है। ठीक है, तो मोनो ट्रांजिटिव समझ में आ गया आपके? नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा और साफ शब्दों में लिखता हूं। देखो बच्चों ये तो है MONO, मोनो। बोलो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये मोनो। अब ट्रांजिटिव TRAN, ये SITIV, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखो, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं, इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए बच्चों ये भी मोनो ट्रांजिटिव है। लेकिन ये जरा देखना, ये बच्चों वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक, और बच्चों इसके बाद में दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दो, टू। तो इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों? इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, इसलिए इस वर्ब को क्या है अंग्रेजी में? एक शब्द और सुनो, अगर किसी भी शब्द के पहले आ जाए डाई, तो DI डाई यानी होता है बच्चों डबल। क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? हमेशा डबल होता है। तो आप अगर किसी भी कोई भी शब्द ऐसा अंग्रेजी में जिसके पहले डाई आ रहा है तो आप उसका मीनिंग लगाते समय क्या लगाओ? द्वि। द्वि, ये अंग्रेजी जैसे हिंदी में बोलते हो द्वि। जैसे हाथी को कहा जाता है द्विरद। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथी के होते हैं दो दांत, तो उसको द्विरद कहते हैं। पंडित या ब्राह्मण को कहा जाता है द्विज, क्योंकि उसका जन्म होता है दो बार। द्विजय, जय माने होता है जन्म ना, जो दो बार जन्मता है। पक्षी भी द्विज होता है, वो दो बार जन्मता है, एक बार तो अंडे के रूप में जन्मता है, एक बार अंडा फूटता है उसके बाद में जन्मता है। ब्राह्मण भी दो बार जन्मता है, क्योंकि एक बार उसका जन्म होता है तब जन्मता है, तब तो वह भी एक शूद्र होता है, लेकिन जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके पश्चात वह विप्र बनता है, इसलिए ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और बच्चों मैंने आपको बोला कि दो बार जन्मता कौन?
पक्षी, तो पक्षी को भी मैंने क्या बोला, द्विज बोला। एनी हाउ, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं बात बच्चों, वो जैसे आप जल में जो जन्मता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप जलज बोलते हैं, जय लय जय, तो जो जल में जन्मेगा वो जलज होगा। तो द्वि यानी 2 बार होता है। अब बच्चों ये द्विकार देता है तो आप इसको कौन सी वर्ब कहोगे जरा देखना, ये हो गया डाई, फिर लगाओ ट्रांजिटिव, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, यानी ऐसी क्रिया जिसमें एक नहीं बल्कि डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सच वर्ब इज नॉन टू बी ए डाई ट्रांजिटिव वर्ब इन इंग्लिश। ऐसी वर्ब को बच्चों अंग्रेजी में डाई ट्रांजिटिव और हिंदी में ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है जरा बता, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों इतनी सी बात आपकी अगर समझ में आ गई तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। अब जरा मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उतार लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो समझने की कोशिश ज्यादा किया करो। मेरी क्लास बच्चों क्या है कि लेखन प्रदान कम होती है और ये समझने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैं बातों को समझाने में ज्यादा विश्वास करता हूं। क्योंकि लिखने में तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके पास लिखी पड़ी है, किताबों में पड़ी है, पासबुक में पड़ी है, कहीं पड़ी है, लेकिन जो अध्यापक है उसका काम केवल जो है नियमों का जंगल क्रिएट करना और बच्चों को धड़ाधड़ नोट्स लिखवाना नहीं होता, बल्कि उनकी व्याख्या करना होता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है, टू ब्रिंग आउट द हिडन मीनिंग इन देम, उनमें छुपा हुआ जो अर्थ होता है, प्रच्छन्न अर्थ होता है, उसको प्रकट करना होता है। तो बच्चों वही कार्य जो है मैं करता हूं। अब जरा अपन आइए अपनी बात को और लेंगे। तो एक तो बच्चों आपने समझ लिया कि एक वर्ब तो वह होती है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, जरा बताना, सिर्फ एक होता है। तो जिस वर्ब के साथ में बच्चों एक ही ऑब्जेक्ट होता है उसको कौन सी वर्ब कहा जाता है? जिस वर्ब के साथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है, जरा बताना। जिस वर्ब के साथ में एक ही ऑब्जेक्ट होता है वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, लेकिन जिस वर्ब के साथ में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो डायट्रांजिटिव। एक बात। अब बच्चों यहां एक बात और समझो कि जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो ये पक्का मानो 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो डबल ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट है? डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट की भी एक बात है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो बात क्या है? डबल ऑब्जेक्ट में बच्चों आप जानते हो एक तो डीओ होता है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आईओ होता है माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों 2 होते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये निर्जीव होता है। क्या होता है ये निर्जीव होता है। और बच्चों ये हमेशा क्या का जवाब देता है, यानी वाट का जवाब देता है। और ये जो होता है बच्चों ये हमेशा कैसा होता है, जरा बताना। ये जो आयु होता है ये सजीव होता है और ये हमेशा किसे माने हुम का जवाब देता है। अब आपको ये चीज मैंने इसलिए बताना आवश्यक समझा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश क्या हुआ बच्चों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, तो आम खाता हूं तो आम भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुल मिलाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है बच्चों अनंत। कितनी होती है? यानी हम काउंट नहीं कर सकते। इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं बच्चों, सारी चीजें क्या बन सकती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ सकती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित होती है, जो मैं आपको बता देता हूं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित होती है। वो कौन कौन सी होती है बच्चों, आप जानते हो। अगर आई है तो आई का क्या बनेगा, मी बनेगा। वी है तो वी का क्या बनेगा, अस बनेगा। यू है तो यू का क्या बनेगा, यू बनेगा। ही है तो ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। और बताओ, शी है तो हर बनेगा। और बताओ, इट है तो इट का इटी बनेगा। दे है तो दे का देम बनेगा। वन है तो वन का वन बनेगा। आगे समझ में, वन है तो वन का वन बनेगा। और बच्चों अगर हु है तो हु का क्या बनेगा, हुम बनेगा। अब अंतिम समझ लो, कोई नाम है, जैसे मान लो सोफिया, तो सोफिया का सोफिया बनेगा। इसके अलावा कोई नहीं होते तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओनली 10 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। नाम तो बच्चों अनंत होते हैं, लेकिन नाम को हम केवल एक मान लेते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की संख्या सीमित है। इनके अलावा कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आज तक हुआ और न कभी होगा। तो पहचानना बहुत आसान हो गया ना। अब बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई सा भी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आई टीच यू इंग्लिश, इसमें बच्चों मुझे बताओ कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो यू बच्चों कौन सा है, जरा इस श्रेणी में आ जाओ इधर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश कौन सा है? तो इंग्लिश तो बच्चों क्या का जवाब दे रहा है। तो जो बच गया है, आप जानते हो आधा गिलास पानी से भरा तो फिर आधा खाली है। तो चूंकि आप ये हाथ आ गया कौन सा इनडायरेक्ट, तो जो बच गया वो क्या है, छूटी हुई कॉल, छूटा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों की बातें क्लियर हो गई है।
अब और बात बच्चों और सरल तरीके से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना उचित होगा। ध्यान दो बच्चों, एक सेंटेंस लिखो, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि ये सब इसलिए समझा रहा हूं बच्चों क्योंकि पेशीवोज में ही काम आने वाली है। आप ये मत समझना कि गुरुजी ये तो पेशीवोज का मैटर ही नहीं है, आप इधर किधर चले गए। मैं चीजें जहां समझाता हूं ना, मेरे को पढ़ाने का कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। इसलिए मैं जानता हूं कि कौन से रोग का किस तरीके से निदान करना होगा और कैसे उसका उपचार करना होगा, और तुम मुझसे क्या सवाल पूछ सकते हो इसका पहले से अंदाजा है मुझे। तो जरा ध्यान दो, और एक भी सवाल, एक भी क्वेरी आपकी अगर शेष रह जाए तो मुझे कह देना। तो बच्चों ये सब्जेक्ट है और ये क्या जरा बताना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों प्रश्न ये है कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। तो बहुत आसान है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न ये है कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। तो बच्चों आप समझ में आ गए आपकी, ये तो आईओ मानी इनडायरेक्ट है और ये डीओ मानी डायरेक्ट। क्लियर है। इसको बच्चों यूं भी लिखा जा सकता है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं तो पहले क्या आएगा, आईओ आएगा और बाद में डीओ आएगा। लेकिन यदि डीओ पहले और आईओ बाद में, जैसे इसको पहले ला रहे हो और इसको बाद में ला रहे हो, तो दोनों के बीच टू भी लगाना पड़ेगा। कैसे, आई टीच, ध्यान देना ये इंग्लिश लगा दिया मैंने, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब बच्चों यू, तो यहां पर बीच में टू लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। हमेशा याद रखो, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यानी दिए गए हैं तो ये पक्का मान के चलो कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है, ऐसा नहीं होगा कि जो है पहला भी डायरेक्ट और दूसरा भी डायरेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि पहला भी इनडायरेक्ट और दूसरा भी इनडायरेक्ट। ऐसा जरूर होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो एक तो इनडायरेक्ट होगा, दूसरा डायरेक्ट होगा। तो बच्चों जनरली क्या है कि आपको जो हमारी जो अंग्रेजी के एजी थॉमसन और मार्टिनेट, ये जो ग्रामेरियन है, उनका ये मानना है कि ज्यादा प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि इनडायरेक्ट पहले आना चाहिए, डायरेक्ट बाद में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सही, लेकिन बच्चों गलत ये भी नहीं है, आप इसको पहले इसको बाद में ला सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, या यूं कहो कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके ठीक पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है। अब बच्चों अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपकी ये भी समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। अब ये आगे वाला सवाल, यदि आपसे पूछा जाए कि आई टीच इंग्लिश, इसमें बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों इंग्लिश है। प्रश्न ये नहीं है मेरा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सा जवाब है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दे लेना बच्चों। अब अंतिम बात जो समझाने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि आई टीच यू, और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप जानते हैं ये वर्ब है और इसके बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे ये आईओ माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों ये बात गलत है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये आपने जब इन दोनों को छांटा तो कब छांटा, जब दो का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर किसी वाक्य में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो इट डजंट मैटर वेदर दैट इज नॉन लिविंग और लिविंग। तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, और वेदर दैट इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, या वो व्हाट का जवाब है कि हुम का जवाब है, इट डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखो, ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस क्रम में इस तरह से बच्चों अपनी जो आज की बात है वो यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।